और जयपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नामांकन का समय खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। आज नामांकन भरने का अंतिम दिन था। प्रदेश में सबसे ज्यादा नामांकन दर्ज किए गए हैं। 200 सीटों से 2104 प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिए हैं। नामांकन पत्रों के अपलोड होने का काम अभी भी जारी है। शाम तक ये जो फाइल है ये अपलोड कर दिए जाएंगे और उसके बाद फाइनल आंकड़ा सामने आ सकेगा। तो बड़ी संख्या में लोगों ने आज नामांकन दाखिल किए। चूंकि आज आखिरी दिन था तो आज के दिन बड़ी संख्या में लोग कार्यालय पहुंचे और लगातार भीड़ वहां पर देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने भी अपने अपने नामांकन दाखिल किए। तो आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में सरदारपुरा सीट से नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले सीएम गहलोत ने लाल सागर स्थित आवास पर जाकर अपनी बहन का आशीर्वाद ले लिया। इसके बाद उन्होंने नामांकन भरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 5 विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ रहे हैं और लगातार जीतते चले आ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीए के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ को सीएम गहलोत के सामने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार भी सरदारपुर से एक राजपूत चेहरे पर दांव खेला है। इससे पहले बीजेपी ने शंभू सिंह खेतासर को टिकट दिया था, लेकिन वो 2 बार चुनाव हार गए थे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए हैं और कहा कि हमने जनता का 25 लाख का बीमा किया है। दुनिया भर में राजस्थान की चर्चाएं हो रही हैं। जनता ने कांग्रेस को रिपीट करने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने 5 साल में शानदार काम किया है। पर्चा भरने के बाद जनसभा भी की गई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पर्चा भरने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और जब जनसभा की गई तो उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। चुनाव है, माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। विपक्ष के बार कहने कुछ है नहीं, ना वो आरोप लगा पा रहे हैं, झूठ आरोप लगाते हैं। हमारी उपलब्धि है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। एक के बाद एक हमने फैसले किए हैं, आप सबके ध्यान में है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, हमेशा की तरह आप लोग आगे आए और आप हमारे उम्मीदवारों को, जिनके मैंने नाम पड़े अभी आपके सामने, इन सबको अपना आशीर्वाद दें और उनको कामयाब करें। सरकार तभी बनेगी हमारी। अलग अलग ढंग से होता है और वो करते हुए आए हैं, लेकिन आज बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर बीच में टांग मारने वाले कौन है तो मोदी साहब है और बीजेपी है। अरे जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो कहिए, क्योंकि वो देश के लोगों को ही फायदा होने वाला है। क्या वो अशोक गहलोत को हो या हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष को, उनके घर को जाने वाला नहीं है। लेकिन चंद लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी का। उधर कोटा में मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा उत्तर से नामांकन किया। सर्किट हाउस गणपति मंदिर में सबसे पहले पहुंचे, पूजन अर्चन किया, भगवान से आशीर्वाद लिया और उसके बाद पर्चा भरा। उन्होंने कहा कि कोटा की जनता ने जिले के विकास को देखा है। गुंडा राज को मिटाने के लिए चुनावी मैदान में उतरा हूं। गणेश जी के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ आज आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया धारीवाल साहब, क्या कहेंगे? धारीवाल साहब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं आज। नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ किया है कोटा के लिए तो निश्चित तौर पर जो है मुझे फिर दोबारा आशीर्वाद दें, ताकि मैं और काम करके दिखा सकूँ। क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि विकास का सबसे बड़ा एजेंडा है जिसको लेकर के आप जनता की। विकास भी है, जन समस्याएं भी हैं और भी कई चीजें हैं, तो उन सबको जो है पहले भी किया है और फिर दोबारा तेजी से करूंगा। कितने दम के साथ में आज नॉमिनेशन के साथ में उतरने? अब ये तो देखते हैं।
तो वहीं धौलपुर में एमएलए गिरिराज सिंह बाड़ी उपनिर्वाचन कार्यालय पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। बाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह मलिंगा। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कल ही बीजेपी ज्वाइन की थी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी जब वो नामांकन भरने पहुंचे तो उस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, जिन्होंने कल भाजपा का दामन थामा और पार्टी उनके ऊपर मेहरबान हुई। देर रात जब प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट सामने आई तो उसमें गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम भी शामिल रहा और आज चूंकि आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का, तो गिरिराज सिंह मलिंगा आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। तो 3 बार कांग्रेस से एमएलए रह चुके हैं और अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने उन पर दाव लगाते हुए उन्हें बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, 7 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान का दौरा करेंगे। कुचामन, मकराना और परबतसर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं बिदियाद में चौपाल सभा जहां पर आयोजन हो रहा है, वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:15 पर कुचामन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे मकराना में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2:30 बजे परबतसर के बिंदियाद में चौपाल में पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे परबतसर में जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। तो वहीं भरतपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में आरएलडी प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जहां उन्होंने कुम्हेर गेट से मुख्य बाजार होते हुए रैली निकाली। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। महिलाओं ने भी रैली में हिस्सा लिया। नामांकन दाखिल करने के दौरान डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि जिस तरह से विकास के काम कराए गए हैं उसके आधार पर जनता उन्हें दोबारा मौका देगी। ये जनता का प्यार, विश्वास, आशीर्वाद। उन्होंने भरतपुर को 15 साल पहले देखा था, क्या स्थिति थी 15 साल की और 5 साल। तो विकास जो करवाए गए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, तो भरतपुर की जनता का वो प्यार और विश्वास उमड़ पड़ा है आज। और मैं इस प्यार और आशीर्वाद का बड़ा अभिभूत हूँ और भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है और जनता माई बाप होती है लोकतंत्र में। मुझे निश्चित रूप से जनता जो माई बाप होती है उसका पुनः विश्वास मिलेगा, आशीर्वाद। खबरों में आगे बढ़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वसुंधरा राजे ने हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अमित साहू के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने नोहर से बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया की सभा को भी संबोधित किया। नोहर में वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, पेपर लीक जैसी घटनाओं से आम जनता त्रस्त है और प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि अभिषेक मटोरिया ने नोहर में उल्लेखनीय विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने नोहर के सिंचाई पानी से असिंचित गांवों को सिंचाई पानी देने का झूठा वादा किया और प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर नोहर के किसानों की मांग पूरी की जाएगी। आपको खाली बोलने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्यार कर सकूंगी, दर्शन कर सकूंगी और मिलकर के वोट मांग करके आगे जा सकूंगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दे दिया। राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये दावा किया गया उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ लड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में काम करने वाली एजेंसियों की सराहना की जानी चाहिए। जो भ्रष्ट हैं वे पकड़े जाने के बाद आधारहीन आरोप लगाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। का आज आखिरी दिन और सारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में, जब दोनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है
वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी का स्वच्छ प्रशासन देने की गारंटी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इन दोनों के विरुद्ध चुनाव है। और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं, वो निश्चित रूप से उनके काम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहां तक ईडी का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ हो, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं, कोई अनपैरेलल है। और उसमें भी जिन पॉलिटिकल लोगों जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसका प्रतिशत 3 से भी कम है। तो वहीं प्रतापगढ़ में आज विधायक रामलाल मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन प्रस्तुत किया। मीणा समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित कई पदाधिकारी उनके साथ थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटी योजनाओं का जिक्र किया और पिछले 5 सालों में जिले में कराए गए विकास कार्यों को दोहराया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश और जिले के विकास के लिए काम किए हैं, उससे प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो हमने घोषणाएं की थी, सारे काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पूरे किए। कई सारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया जो गरीबों के जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री ने 7 गारंटी योजना दी है, जो सबसे पहले तो 10,000 रुपये हर महिला के खाते में हर साल में जमा होंगे। 2 रुपये में ये गोबर खरीदेंगे। ओपीएस पेंशन को गारंटी के साथ पेंशन के लिए कानून बनाएंगे। ऐसी गारंटियाँ भी हमने लागू करी है। तो निश्चित रूप से पिछले 5 साल के अंदर जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये पिछले 35 वर्षों से यहाँ नहीं हुए। और बड़ी खबर आपको बताते चले, कल से कांग्रेस की गारंटी यात्रा निकलेगी। जयपुर में पार्टी रोड शो करेगी। मोती डुंगरी गणेश मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। कल सुबह 10 बजे से यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटा सरा भी मौजूद रहेंगे। शहर के कई अलग अलग इलाकों से ये यात्रा निकलेगी और खुले रथ में कई दिग्गज नेता सवार रहेंगे। यात्रा में जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 7 गारंटी जिनके दम पर कांग्रेस सत्ता में बनी रहनी चाहती है, क्या है खास कार्यक्रम? अभी कल से आगाज कर रही है कांग्रेस पार्टी जयपुर से, और गारंटी यात्रा कल सुबह 10 बजे मोती डुंगरी गणेश मंदिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा, गोविंद डोटासरा समेत कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। खुले रथ में सवार होंगे और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। जनता के बीच में जो गारंटी दी गई है, 7 गारंटियां, उनको जनता के बीच में ले जाया जाएगा। युवाओं के सम्मेलन होंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं होंगी। इसके अलावा महिलाओं से भी संवाद किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आम जनता के बीच में सरकार ने जो काम किया, यानी उपलब्धियां और अब आगे किस तरह से काम सरकार करने जा रही है, तो उन गारंटियों को प्रचारित करने के लिए आम जनता के बीच में जाने की शुरुआत कर रही कांग्रेस पार्टी, ताकि चुनावी प्रचार में बढ़त हासिल की जा सके और बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं मायूस ना हो जाए, कहीं उसमें हताशा का भाव ना आ जाए। इसलिए उसको भी एक तरह से ऊर्जा देने की कोशिश है, उसमें भी स्फूर्ति का भाव जगाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। इसलिए तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कल की यात्रा में बुलाया गया है, ताकि एक जोरदार कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। पूरे प्रदेश में ये यात्राएं निकलेंगी, जिसके जरिए कांग्रेस माहौल बनाएगी और जनता को यही कहेगी कि आप हमें जिताइए, हम आपके लिए ये जो काम है, जो हमारे वादे हैं, जो गारंटी है, इनको पूरा करके दिखाएंगे। बिल्कुल, तो ये 7 गारंटी जिनके दम पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर रही है और सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस का कांग्रेस के पास। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए।
और कर लेते हैं बड़ी खबर का। डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहां बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा की रैली में राजस्थान सरकार लिखी एक गाड़ी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह गाड़ी सरकारी है, लेकिन इसका इस्तेमाल बीजेपी प्रत्याशी की रैली में किया जा रहा है। यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब जितेंद्र सिंह जोधा अपना नामांकन दाखिल करने निर्वाचन अधिकारी कार्यालय आ रहे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन चुनावी मौसम में यह वीडियो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। तो यह वीडियो आप देख पा रहे हैं तेजी के साथ। यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए। अगली खबर का रुख करेंगे। चुनावों के मद्देनजर संवेदनशील माने जाने वाले दौसा जिले में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जयपुर रेंज के आईजी और एसपी के निर्देशन में दौसा पुलिस लाइन में गैस गन, 12 बोर पंप एक्शन गन और साथ ही वज्र वाहन हैंडलिंग अभ्यास के साथ साथ फायरिंग की भी प्रैक्टिस की जा रही है। इस मौके पर एएसपी समेत तकरीबन 162 पुलिस कर्मियों ने 3 दिन तक अभ्यास किया। वहीं जिले में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो वहीं रामगढ़ के आरएसएमएम के सामने बीते 3 महीनों से धरने पर बैठे गरीब ट्रक मालिक गुस्से में हैं। ट्रक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कंवर राज सिंह जाम ने कहा है कि जिला प्रशासन शायद हम ट्रक मालिकों को इस देश का नागरिक ही नहीं मानता। मतदान का बहिष्कार तो हम पहले ही कर चुके हैं और अब दीपावली भी काली मनेगी, क्योंकि रोजगार अब रहा नहीं और घरों का राशन खत्म होने के कगार पर है। आरएसएमएम के गेट के बाहर तेज धूप में बैठे गरीब ट्रक मालिक अब किससे उम्मीद लगाएं, उन्हें कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। जैसलमेर जिले और जिला कलेक्टर महोदय से और पुलिस एसपी साहब से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं बाया मीडिया आपकी तरफ से। क्या हम इस जिले के अंश नहीं हैं? क्या 40 साल से जमाया रोजगार आप 3 महीने से ऊपर दीपावली आ रही है, क्या हमारे घर परिवार नहीं है? हम यही चाहते हैं कि यदि आपको दीपावली के आज हम 400 गाड़ियों वाले जो कम से कम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 3000 लोग इससे प्रभावित हैं, 3 महीने से गाड़ियाँ बंद हैं, क्या आपके 1% भी ऐसा नहीं लगता कि इनके साथ में मीटिंग करा के एक न्याय देना चाहिए? एक मीटिंग जिला कलेक्टर महोदय ने एक ही मीटिंग उन्होंने मध्यस्थता करके नहीं की अभी तक, जबकि हमारा इस 40 साल का इतिहास है कि हमेशा हमारे जिला कलेक्टर ने मध्यस्थता करके एक न्याय दिलाया है। कलेक्टर साहिबा, हम 3 महीने से यहाँ मर रहे हैं गर्मी में। हमारा तो जहाँ तो हम इस जिले के नहीं हैं, जहाँ तो कलेक्टर साहिबा हमारे जिले को, इस जिले से हमारे को बाहर निकाल दे। 40 साल का हमारा रोजगार तो छीन दिया है ठेकेदार रहते हुए। अभी हमारे को यहाँ कोई अभी ऊपर हमारा नवा त्यौहार आ रहा है, तो हम किससे अगर मांगे तो किससे हक मांगे? कलेक्टर साहब हमारा हक दिलाए, इतना अन्याय न करे, ऊपर वाला सब देख रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए चुनावों को लेकर राजसमंद पुलिस की 215 कर्मचारियों की अलग अलग टीमों ने 92 संदिग्ध ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर हिस्ट्री शीटर्स, असामाजिक तत्व समेत वांछित अपराधी और साथ ही 7 अपराधियों को शराब पीकर वाहन चलाने के मामले को लेकर गिरफ्तार किया है। साथ ही 2100 लीटर अवैध शराब और महुआ वॉश भी नष्ट किया। इस मामले में 7 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। तो राजस्थान में उम्मीदवारों के लिए नामांकन करने का आज अंतिम दिन रहा, जहां पोखरण विधानसभा से आरएलपी प्रत्याशी देव चौहान ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। देव चौहान ने पोखरण से कांग्रेस और बीजेपी की हार का दावा करते हुए कहा कि इस बार जनता हमें आशीर्वाद देगी। देखिए, जहाँ तक बात चैलेंज की है, तो हमारे ऊपर जो पार्टी ने विश्वास किया है, उस पार्टी में एक में सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल साहब और दूसरे में है चंद्रशेखर आज़ाद। दोनों सुप्रीमो ने पूरे भारत देश में अपनी है जो धाक जमाई है
और मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो सामने कौन है ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहीं किशनपोल विधानसभा सीट से अमीन कागजी ने आज नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 156 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी पर भरोसा रखना चाहिए था। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पिछले दिनों भी हमने देखा था कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे जब उसका केंद्र नेपाल में रहा था और 6.4 तीव्रता दर्ज की गई थी। और एक बार फिर से महज 2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। थोड़ी देर में ज्यादा अपडेट भी आप तक पहुंचा पाएंगे कि और देश के कौन कौन से इलाके, कौन कौन से राज्य जहां पर झटके महसूस हुए। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी सूचना सामने आ रही है कि एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में धरती डोली है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अब रेक्टर स्केल पर इसका पैमाना क्या रहा ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन बार बार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं इसे लेकर अब जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और प्रशासन भी लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर लेसन्स दें, जागरूक करें, किस तरीके से वो खुद की रक्षा कर सके इसे लेकर उन्हें भी समझाना जरूरी है। तो एक बार फिर से तेज झटके महसूस हुए हैं। 3 दिन में लगातार दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लगातार 3 दिन के अंदर अंदर ही 2 बार धरती डोली है और 2 बार तेज झटके। इसके पहले जो भूकंप के झटके महसूस हुए थे वो दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में भी महसूस हुए थे, जब झुंझुनू से लेकर जयपुर में भी हल्के झटके लोगों ने महसूस किए थे। और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी सूचना सामने आ रही है कि भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर कि कहां-कहां पर और झटके महसूस हुए हैं और रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या रही, क्योंकि पिछला जो भूकंप का झटका था उसने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी, कई लोगों की मौत भी हो गई थी। ऐसे में अपडेट जैसे ही पहुंचता है हम तक कि केंद्र कहां रहा, तीव्रता क्या रही, फौरन आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 3 दिन के अंदर अंदर ये लगातार दूसरी बार है जब तेज झटके लोगों को महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं। ये देखिए पंखा यहाँ पर हिलते हुए और जो हैंगिंग लाइट्स है वो भी हिलती हुई नजर आ रही हैं। जो लोगों के घरों में झूमर लगे हुए हैं, डेकोरेटिव सामान लगे हुए हैं, वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही समय में आपको अपडेट बताते रहेंगे कि कहां-कहां पर ये झटके महसूस किए गए और क्या रहा इसका रेक्टर स्केल पर पैमाना और तीव्रता।